Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all and आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड साइंस एनसीईआरटी। बच्चों 6, 7, 8 स्टैंडर्ड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कंसेप्ट्स को और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज हम 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम मैटर के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो बच्चों आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी कुछ हमारे सराउंडिंग में है एक्चुअल में वो मटेरियल्स का बना होता है। जैसे कि जो हवा है जिससे हम सांस लेते हैं, जो भी हम खाते हैं, स्टोन, क्लाउड, स्टार, सब कुछ बच्चों मटेरियल का बना होता है और इस मटेरियल को साइंटिस्ट कहते हैं मैटर। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल होना है कि जो भी कुछ प्रेजेंट है वो मैटर है, उसके साथ साथ ये मैटर आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसका मास होता है। अपना कुछ मास होता है, कुछ जगह ले लेता है, इसको हम मैटर कहते हैं। थोड़ा सा अगर और कंसेप्चुअल जाएं तो बच्चों जिसका मास होगा, जिसका वॉल्यूम होगा, उसको हम मैटर कहेंगे। ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग से बहुत पुराने टाइम से जो इंडियन फिलोसफर्स थे वो इस मैटर को क्लासीफाई करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ मैटर है एक्चुअल में वो 5 बेसिक एलिमेंट्स का बना होता है, जिसको हम कहते हैं पंच तत्व। तो बच्चों ये हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, इसको हम पंच तत्व बोलते हैं, यानी कि 5 तत्व। और ये 5 तत्व क्या हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये 5 तत्व हैं। इसके बाद जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर होते थे उन्होंने भी इसको सिमिलर तरीके से क्लासीफाई करा कि ये 5 तरीके के मैटर होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इंडियन फिलोसफर के साथ साथ जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने भी 5 तरह के पंच तत्व बताए हैं। अच्छा बच्चों, जब मॉडर्न डे के साइंटिस्ट की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि हम 2 तरीके से क्लासीफाई करेंगे। इनमें जो पहला क्लासिफिकेशन है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि कोई भी चीज़ किस तरह की दिखती है, क्या कलर होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। केमिकल नेचर होता है कि उसको किस तरीके से रिएक्ट करता है, अगर सनलाइट के साथ जाए, पानी के साथ जाए, तो ये होती है केमिकल रिएक्शन। तो हर एक चीज़ के 2 पहलू हो सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। तो बच्चों इस चैप्टर में जो हम सराउंडिंग के मैटर की बात करने वाले हैं उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, यानी कि जो भी कुछ हमारी आंखों के सामने मौजूद है वो हमें कैसा दिख रहा है। हम कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करने वाले। मैं आपको बताऊंगी कि जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात बताऊंगी तो उसमें मैं आपको सॉल्ट और वाटर का कंसेप्ट के जरिए समझाऊंगी कि वाटर था, वाटर में सॉल्ट डाला। तो यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि जो मैटर है ना बच्चों उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। मैं ये नहीं बताने वाली हूँ कि यहाँ पे NaCl सॉल्ट है, ये रिएक्शन करेगा वाटर H2O के साथ तो क्या बनने वाला है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम फिजिकल नेचर में जब मैटर की बात करते हैं तो पहली प्रॉपर्टी है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये जो मैटर है हमारा ये पार्टिकल्स का बना होता है। इसको कैसे समझेंगे? अच्छा बच्चों, पार्टिकल्स भी 2 तरह के हो सकते हैं। कॉन्टिन्यूस पार्टिकल्स हो सकते हैं, पार्टिकुलेट हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग हो सकते हैं बिखरे बिखरे से, जैसे कि सैंड के पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग बिखरे हुए। और कंटिन्यूस हो सकते हैं, जैसे कि आपका वुडन ब्लॉक हो, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उसके अंदर आपके जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है। तो ये 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं जो कि प्रिविलेड है, यानी कि 2 तरह की सोच चल रही है। तो यहाँ पे हमने समझना है कि पार्टिकल्स, ये जो मैटर है वो किस तरह के पार्टिकल्स का बना है। ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यूस है या पार्टिकुलेट है, तो इसको हम एक्टिविटी के जरिए समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क में ले लिया हमने पानी। ठीक है बच्चों, इसमें जब पानी लिया, अब इस पानी में मैं आपसे कहूँ कि आपको डालना है 1 चम्मच नमक, तो यहाँ पे आपने डालेंगे 1 चम्मच नमक। अब बच्चों जब नमक डाल दिया तो आपको लगेगा कि पानी का जो लेवल है, यहाँ तक तो पानी था, पानी का लेवल थोड़ा बहुत तो बढ़ा होगा, माइन्यूट अमाउंट में बढ़ा होगा। नहीं 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 बच्चों, बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में होता है बच्चों स्पेस, और जब हमने डाला नमक तो नमक ने वो जो स्पेस था बीच में उसको कर लिया था ऑक्यूपाई। यहाँ पे जो बीच बीच में स्पेस था, नमक वो वाला स्पेस ले लेता है, तो इसकी वजह से पानी का लेवल नहीं बढ़ता। क्वेश्चन जनरली ये पूछा जाता है कि अगर हमने बहुत सारे पानी में 1-2 चम्मच नमक डाला तो कितना स्पेस बढ़ेगा। पॉइंट्स में आपको आंसर दे देते हैं और आप उसको टिक कर देते हैं। तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि जब हम नमक डालते हैं तो वो पानी का साइज़ नहीं बढ़ता, लेवल नहीं बढ़ता। रीज़न ये है कि जो पानी है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअल में उनके बीच में होता है स्पेस, और इसी स्पेस की बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। आगे हम करेंगे हाउ स्मॉल्स आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अच्छा, ये जो मैटर हमने देखा पानी के अंदर, जो पार्टिकल्स देखें ये कितने साइज़ के होते हैं। तो जो हमारा मैटर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे छोटे हो सकते हैं। अभी पता लगाते हैं कितने छोटे हो सकते हैं बच्चों। पोटेशियम परमैंगनेट का नाम आपने सुना है, जिसको हम KMnO4 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका पर्पल कलर का। ये पिक्चर मैंने लगाई NCERT में नहीं थी, आपको कलर दिखाने के लिए। ठीक है, अच्छा कलर था इसलिए मैंने अटैच कर दिया। यहाँ पे ये आपका
पोटेशियम परमैंगनेट। अब आपको क्या लेना है बच्चों, 2-3 क्रिस्टल उठा लेने इसके, और 2-3 क्रिस्टल उठा के देखो यहाँ पे चम्मच में दिखा है ना 2-3 क्रिस्टल, इस 2-3 क्रिस्टल को आपको डालना है अच्छे से क्लियर पानी में। पानी कितना लेना है, 100 ml ले लिया, यहाँ पे आपने डाला इसको। तो जैसे ही आपने 2-3 क्रिस्टल डाले, ये हो गया पूरा का पूरा आपका पर्पल कलर का। ठीक है, अब ये जो पूरा पर्पल कलर का हो गया, आपने अलग से लेना है दूसरा फ्लास्क। इस दूसरे फ्लास्क में लेना था 90 ml वाटर। इस वाले फ्लास्क से एक 10 ml वाटर आपने अलग से दूसरी टेस्ट ट्यूब में लिया, ये पानी आपने इसमें डाला, तो हो गया 100 ml टोटल। लेकिन बच्चों कलर में फ़र्क आ रहा है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे कलर मुझे देख के बताएं कि यहाँ पे आपके पास था लाइट कलर, एकदम वाटर वाला कलर था, क्लियर वाटर था। यहाँ पे एकदम डार्क कलर हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों लाइट कलर हो गया। ठीक है, अब इसमें से हम 10 ml वाटर दोबारा से दूसरे फ्लास्क में डालेंगे। ऑलरेडी इस फ्लास्क में हमारे 90 ml क्लियर वाटर था, तो यहाँ पे फिर से कलर लाइट हो गया। फिर से यहाँ पे हमने 90 ml वाटर लिया था क्लियर वाटर, फिर यहाँ से 10 ml डाला। तो क्या पता चल रहा है, धीरे 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 करके जब हम 10 ml मिलाते जा रहे हैं तो कलर लाइट होता जा रहा है। लेकिन बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है कि जो पार्टिकल्स हमने पोटेशियम परमैंगनेट के लिए थे वो कितने स्मॉल पार्टिकल्स थे बच्चों। ठीक है, लेकिन पानी के अंदर जाके वो कितने ज़्यादा उसमें टीनी टीनी पार्टिकल्स मिल चुके हैं। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे, देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत सारे हो सकते हैं। अभी हम किस प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाले थे, हाउ स्मॉल, कितने छोटे होते हैं। तो बच्चों ये तो हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा है, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे हमने 1-2 क्रिस्टल उठाया था और थाउजेंड्स लीटर पानी में भी मिलाते चले जा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो कलर दे रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। तो सेम एक्टिविटी को बच्चों आप 2 ml डिटोल ले लीजिए। अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, इसको करके देखिए। उसको आप स्मेल से भी पता लगा सकते हैं कि स्मेल अगर आपको आएगी, उसको डिटेक्ट करेंगे तो बार बार एक चम्मच मतलब उसी में से मिलाते रहिएगा, उससे आपको पता चलता रहेगा। तो बच्चों आपको पता चला कि पार्टिकल्स कितने साइज़ के बने होते हैं, कितने ज़्यादा होते हैं। ओके, चलिए पढ़ते हैं कैरेक्टर्स पार्टिकल्स के। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में होता है बच्चों स्पेस। अब ये तो हमने देख लिया, नमक जब डाला था तब हमें स्पेस का पता चल गया था। आप अगर नींबू पानी बनाएं, टी कॉफ़ी बनाएं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बच्चों अगला जो प्रॉपर्टीज़ है वो है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इसको कैसे समझेंगे, जो इंसेंस स्टिक होती है वो आपको जलानी है घर के कोने में। ठीक है, ये आपने जला दी यहाँ पे, इससे निकला धुआं, और वो धुआं निकलने के बाद जो स्मोक होता है पूरे घर में फैल जाता है, पूरे कमरे में फैल जाता है। ये क्यों फैला बच्चों, क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। अगर आप परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम की स्मेल सबको चली जाती है, अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो इससे क्या पता चलता है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई। यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टीज़ दी गई है, ये आपको करनी है। नहीं समझ में आती है तो आपको मुझसे पूछ लेना है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। क्या पता लगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पसेस दैट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों जो पार्टिकल्स होते हैं ये मूव कर रहे हैं, इनके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। और हमें पता है कि जब हम टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पर है आपका पानी का सरफेस, ठीक है, ये फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर है पानी। अब जब आप पानी के पार्टिकल्स आपस में मूव कर ही रहे हैं, लेकिन आपने इसको कर दिया हीट, और जैसे ही आप बर्नर पर रख के इसको हीट करना शुरू करेंगे तो पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करेंगे, पानी आपका बॉईल होना शुरू हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स के बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया। आई बात समझ में। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। तो पता चला कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। इन द अबाउट 3 एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन। जो पिछली एक्टिविटीज़ आप करेंगे और मुझे बताएंगे, उनमें हमें पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो खुद से एक दूसरे के पास जाके मिल जाते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके बीच में होता है बच्चों स्पेस। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और खुद से जो बच्चों ये पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं, इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन मैंने आपको इसलिए क्लियर नहीं कराया क्योंकि ऑलरेडी डिफ्यूजन का कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है बच्चों डिफ्यूजन का कंसेप्ट, जहाँ पर कंसंट्रेशन होती है ज़्यादा और उस कंसंट्रेशन से जाते हैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास है ये फ्लास्क, इस फ्लास्क में आपने लिया पानी, यहाँ पर आपको डालना है 1 चम्मच नमक, लेकिन आप इस कॉर्नर पे डालेंगे, यहाँ पे आपने सॉल्ट डाल दिया इस कॉर्नर पे। कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे कि वो सॉल्ट धीरे 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 सब में मिक्स हो जाएगा। क्यों,
सॉल्ट यहाँ से मूव करके इधर जाएगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है। तो ये क्या कर रहा है, ये स्पॉन्टेनियस कंडीशन हो रही है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, अपने आप से हो रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाया जाए और एक वक्त ऐसा आएगा कि कुछ वक्त के बाद यहाँ पे आ जाएगी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्यों आ जाएगी, क्योंकि डिफ्यूजन हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि यह पूरे का पूरा एक साथ यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन हो चुकी है। तो बच्चों ये तो बहुत इजी सी बात है, इसलिए आप इसको समझिए और आपको नहीं समझ आया देन यू कैन आस्क टू मी। आगे हमने पढ़ना है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। किस तरीके से पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक आंध्र प्रदेश का एक गेम डांस होता है इदू मिश्मी, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। आपको ये याद रखना है इस तरीके से, जैसे ये इंसान एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं, अटैच किए हुए हैं। एक्चुअल में बच्चों इसी तरीके से पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे को अटैच करते हैं। ये आपको कैसे समझ आएगा, आप कुछ एक्टिविटीज़ कर लें उससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है एक आयरन नेल जो लोहे की कील होती है, या फिर पीस ऑफ चॉक, रबर बैंड, या कुछ भी आप वुडन ब्लॉक ही ले लें, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, उस वुडन ब्लॉक को आप इस तरीके से हैमर करेंगे, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा बच्चों, जब आप तोड़ने की कोशिश करेंगे वो जल्दी से आपसे टूटेगा नहीं। ठीक है, जब आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपसे टूटेगा नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो वुडन ब्लॉक के अंदर पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत अटैच हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल से वो टूटते हैं। लेकिन बच्चों ये जो अटैचमेंट है ये भी वेरी करता है। किस तरीके से वेरी करता है, सॉलिड के केस में सबसे ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसलिए सबसे ज़्यादा अटैचमेंट। लिक्विड्स के केस में उससे कम होता है अटैचमेंट, तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सबसे कम होता है गैसेस में। तो आपको पता है कि पानी को हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन बच्चों चीज़ ध्यान रखनी है, मैं आपको 3 टर्मिनोलॉजी बताऊंगी, वो आपको नोट डाउन करनी है। अभी फिलहाल आपको अट्रैक्शन समझना है। तो आगे आपकी बात समझ में, आगे हमने क्या पढ़ना है, ये भी आपके सामने कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इसमें से कौन सा मैटर है, चेयर, एयर, लव। हाँ ये बच्चों क्वेश्चन अच्छा है, इसमें से कौन सा मैटर है, लव। लव क्या मैटर है नहीं नहीं भाई, जो लव कौन सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है आपके दिल के अंदर, यानी कि आपके हार्ट के अंदर, नहीं, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये अफेक्शन वाली चीज़ है। तो ये आपका, लेकिन स्मेल आपका मैटर होता है, हेट नहीं, हेट आपका मैटर नहीं होता, लव मैटर नहीं होता, एयर, चेयर, आमंड, थॉट मैटर नहीं होती, कोल्ड ठंड। एक कोल्ड को अगर आप वाटर की डेंस की फॉर्म में देखें तो तब मैटर होगा, लेकिन कोल्ड अगर आपके सर्दी लग रही है तो वो मैटर नहीं होगा। लेमन आपका मैटर होता है, वाटर, स्मेल, परफ्यूम, ये सब मैटर होते हैं बच्चों। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ मैटर 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो बच्चों सबसे पहले सॉलिड स्टेट की अगर बात करें तो मैं आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ। देखिए आपके पास होगा आपका पेन, बुक, नीडल, कुछ भी आपके पास है, आपके घर में है, आपकी क्लास में है, आपको आपका पेंसिल बॉक्स है, उसको आप ऐसे रखेंगे, उसके बाद उसको चारों तरफ उसके लाइन मार्क करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो क्या होगा इससे आपको पता चलेगा कि जो आपका जो पेंसिल था, बॉक्स था, उसकी आपने लाइन ड्रॉ कर ली। तो इससे क्या पता चला बच्चों, उसकी फिक्स शेप थी। ठीक है, आपका पेंसिल बॉक्स ऐसा था, आपकी पेंसिल ऐसी थी, आपकी इरेजर ऐसी थी, तो क्या पता चल रहा है, फिक्स शेप है बच्चों। ठीक है, उसके साथ साथ उसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज भी होती हैं, उसका वॉल्यूम भी सेम है, और उसको अगर आप दबाने की कोशिश करें तो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, यानी कि आप उसको दबा नहीं सकते। तो सॉलिड्स के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, आउटसाइड फोर्स से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। मतलब फोर्स, जो सॉलिड्स होते हैं वो टूट तो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से टूटते हैं, ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से। क्यों? क्योंकि वो अपनी शेप को चेंज नहीं करते, क्योंकि वो रिजिड होते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंपेयर करके बताऊंगी ताकि आपको आसानी हो समझने में। लिक्विड्स के केस में बच्चों क्या होता है, लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती। जैसे आपसे मैं कहूँ कि पानी की क्या शेप है, तो पानी को आपने ग्लास में लिया तो वो उसकी शेप हो गई। पानी को आपको ने किसी बड़े अलग फ्लास्क में लिया, उसकी वो शेप हो गई। तो पानी की मतलब लिक्विड्स की अपनी कोई शेप नहीं होती। आपने बेंच पे पानी डाला तो वो स्प्रेड कर गया, लेकिन वो जो वॉल्यूम फिक्स होता है, एक गिलास में जितना पानी है आपके पास, उतना वो पानी अगर आप दूसरे फ्लास्क में, कितने ही बड़े फ्लास्क में डाल दें, पानी इतना ही रहना है। तो वॉल्यूम तो फिक्स होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर की शेप ले लेते हैं। लिक्विड्स फ्लो करते हैं और अपनी शेप को चेंज कर देते हैं। ये रिजिड तो बच्चों नहीं होते, क्योंकि हम इनको तोड़ सकते हैं, बट हम इनको फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। देखिए, हमने जब सॉलिड का केस पढ़ा था, गैसेस की बात हम अभी बाद में करेंगे, यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हमने सॉलिड की बात की थी तो इन्होंने 3 हमारे पास सामने एग्जाम्पल रखे हैं कि रबर बैंड,
रबर बैंड सॉलिड होता है, जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो शेप चेंज हो जाती है। शुगर सॉल्ट आप कह रहे हो कि सॉलिड होता है, लेकिन जिस जार में डालते हैं उसकी शेप ले लेता है। उसके बाद स्पॉन्ज जो होते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनको हम कंप्रेस करते हैं तो उनकी शेप चेंज हो जाती है। तो ये तो सॉलिड है। आपने कहा कि सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, ऐसा क्यों है, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए बच्चों, रबर बैंड जो होता है वो अपनी शेप चेंज करता है अंडर फोर्स। हमने कहा था फोर्स को, जो सॉलिड्स होते हैं उनको फोर्स देना पड़ता है। अंडर फोर्स वो अपनी शेप को चेंज करता है, लेकिन वो अपनी शेप फिर से रिगेन कर लेता है बच्चों, जब हम फोर्स को हटा देते हैं। आई बात समझ में? और ज़्यादा फोर्स हमने लगाया तो वो टूट जाते हैं। और बच्चों, सॉल्ट्स और शुगर के केस में ये होता है कि जिस फ्लास्क के अंदर हम रख रहे हैं, तो जो शुगर का पार्टिकल्स है, हमने बात करनी इंडिविजुअल पार्टिकल की, तो इंडिविजुअल पार्टिकल की जो शेप होती है वही सेम रहती है, चाहे वो सर्किल में हो, आपके इस तरीके से ट्राइंगल बने हो, या फिर सर्किल हो, या फिर रेक्टेंगल, कुछ भी हो। इसी तरीके से आपका सॉल्ट का पार्टिकल, सॉल्ट के जो अपने इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, उनकी शेप हमने देखनी है, वो है सॉलिड पार्टिकल्स। हमें किस फ्लास्क में डाल रहे हैं ये मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन लिक्विड्स के केस में क्या होता है, वो फ्लो करने लगते हैं, तो ये यहाँ पर डिफरेंस है। स्पॉन्ज के केस में क्या हो रहा है, उनमें होते हैं माइन्यूट होल्स, जब वो ब्रेथ करते हैं, एयर को एक्सपेल आउट करते हैं, उस दौरान हम उनको कंप्रेस कर देते हैं और वो अपनी शेप को चेंज कर देते हैं। ओके बच्चों, लिक्विड्स के कैरेक्टर्स पढ़ लिया। आगे बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी की हमने यहाँ पे बात की थी, तो मैं कंपेयर कर देती हूँ। देखिए, लिक्विड्स के केस में भी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होगी। अब आप कहेंगे कि लिक्विड्स को तो हम दबा सकते हैं बच्चों, जैसे पानी है, पानी को हम दबा सकते हैं, ठीक है, कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंप्रेस का यही मतलब नहीं होता। जो लिक्विड्स के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O उनके अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो बच्चों, इनको भी, या किसी अदर लिक्विड्स की अगर हम बात करें, तो इनको अलग अलग पार्टिकल्स को मूव करना, रिमूव करना या सेपरेट करना वो मुश्किल होता है। तो लिक्विड्स के केस में भी जो आपकी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है। गैसेस के केसेस में ये मैक्सिमम होती है, ठीक है। अच्छा, हमने जो डिफ्यूज़न का केस पढ़ा था उसको मैं एक छोटा सा आपको बता देती हूँ कि डिफ्यूज़न हमारे सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की अगर बात करें तो सॉलिड्स के केस में डिफ्यूज़न नेग्लिजिबल होता है, यानी कि नहीं होता ही समझ लें। लिक्विड्स में भी होता है, गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। गैसेस का एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो गैसेस ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, सर्वाइवल में हेल्प करती है, सारे एनिमल्स की, एक्वेटिक की, प्लांट्स की। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है डिफ्यूज़न वाला प्रोसेस। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उनको ब्रेथ करने की तो ज़रूरत होती है सर्वाइवल रहने के लिए, ठीक है। तो ये सारा किसके प्रेजेंस में होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की। और ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का प्रोसेस होता है बच्चों डिफ्यूज़न के जरिए। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहने लगूँ कि आपको डिफ्यूज़न लिखना है किस में सबसे ज़्यादा, तो सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और गैसेस में सबसे ज़्यादा। ये तो हो गया आपका डिफ्यूज़न। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी भी है आपकी सॉलिड में सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड्स में सबसे कम, ठीक है। फिर लिक्विड्स में भी नेग्लिजिबल, यानी कि नहीं, और गैसेस में सबसे ज़्यादा। तो ये आपका कंप्रेसिबिलिटी हुआ। उसके बाद एक चीज़ और हम देख सकते हैं यहाँ पे, फ्लूइडिटी, जो मतलब कितना वो फ्लो कर सकता है। फ्लूइडिटी को अगर हम देखें तो सॉलिड के केस में बच्चों फ्लूइडिटी एकदम बिल्कुल होती ही नहीं है, मतलब फ्लो नहीं कर सकते ना उसके पार्टिकल सॉलिड के, तो यहाँ पे नहीं होगी। लिक्विड्स में आपकी ज़्यादा होगी, और गैसेस में तो सबसे ही ज़्यादा फ्लूइडिटी होती है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं, गैसेस स्टेट पढ़ लेते हैं। गैसेस स्टेट के भी कुछ कैरेक्टर्स हैं कि जो गैसेस होती हैं उनकी अपनी कोई शेप नहीं होती, उनका अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि वो मिक्स हो जाती हैं किसी और के साथ, तो कोई डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। लेकिन बच्चों, इनके अंदर जो एनर्जी होती है, जिनके पार्टिकल्स के बीच में एनर्जी होती है, वो हाईएस्ट होती है, ठीक है। और इनको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। इनके अंदर रैंडमनेस ज़्यादा होती है, फ्लोनेस ज़्यादा होती है, फ्री होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू दिखाया गया है कि किस तरीके से हम गैसेस को कंप्रेस करते हैं पिस्टन के जरिए। यहाँ पे रबर क्रोक है, और फिर हम उसकी स्टेट को भी चेंज कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। अभी हमने कंप्रेसिबिलिटी की बात की थी, तो यहाँ पे पिस्टन से हमने कंप्रेस किया, ये इजीली यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर आपका वुडन ब्लॉक होता, आप उसको कंप्रेस करते, तो क्या ये इतनी आसानी से यहाँ पे पहुँच जाता? नहीं पहुँचता। तो ये हमने समझ लिया कंप्रेसिबिलिटी। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घरों में सिलेंडर्स में आती है, जिसे हम कुकिंग करते हैं, या फिर ऑक्सीजन जो सप्लाई करते हैं हॉस्पिटल्स में, तो बच्चों उनको कैसे लेकर आते हैं? कंप्रेस करके लेकर आते हैं। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। ये भी एक फ्यूल है हमारा, जिसको हम क्लीनर फ्यूल्स भी बोलते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होने की वजह से
इसका लार्ज वॉल्यूम गैस का हम कंप्रेस कर सकते हैं छोटे से सिलेंडर में, क्योंकि अब हम इतने जितनी सारा गैस है उतनी पूरा बड़ा सिलेंडर नहीं बना सकते। हमारे घर में छोटे छोटे सिलेंडर आते हैं, ठीक है, उन छोटे छोटे सिलेंडर के अंदर हम गैसेस को कंप्रेस करके, और जो हमारे अदर सिलेंडर होते हैं जिनसे हम गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, जिसमें CNG यूज़ करते हैं, उसमें भी छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में हम गैस को फिल कर सकते हैं क्योंकि उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है। We come to know that what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell। तो बच्चों आपको ये तो पता ही होगा कि जब हम घरों से बाहर से घरों के अंदर आते हैं तो हमें पता चल जाता है, किचन के अंदर से आती है स्मेल, और उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि घर में कुछ अच्छा सा बन रहा है। ये क्यों होता है? ये होता है हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर पहुँच जाती है वो स्मेल, ठीक है। और जब वो स्मेल हमारे नॉस्ट्रल्स में पहुंच जाती है तो ये आई किस वजह से? ये तो किचन थी, यहाँ पे इतनी दूर से कैसे आई? क्योंकि बच्चों जहाँ पे किचन है और यहाँ पे हमारी नाक है, ये इसके बीच में होती है एयर, और यहाँ पे जो स्मेल थी, जो भी आपका सामान बन रहा है उसकी अच्छी सी खुशबू, उसको हम कर रहे थे गर्म, कुक कर रहे थे ना, यहाँ पे हम दे रहे थे उसको टेम्परेचर, हीट जा रही थी। टेम्परेचर को आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर की वजह से जो पार्टिकल्स थे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और वो काइनेटिक एनर्जी आपकी एयर के अंदर जब मूव करती है तो वो इस तरीके से स्प्रेड हो जाती है सब में, ठीक है। जैसे ही स्प्रेड होती है वो बाहर बाहर घूमती है तो हमें उसकी खुशबू का अंदाज़ा हो जाता है। तो आई बात समझ में कि ये कौन सा प्रोसेस है? अब आपसे कोई पूछने लगे कि आपको खुशबू आ रही है बाहर से किचन के खाने की, कौन सा प्रोसेस है साइंस का? डिफ्यूज़न। क्यों है? क्योंकि हमने हीट किया। बच्चों यहाँ पे कुक का ये कंसेप्ट याद रखना है, क्योंकि हम गरम गरम खाने की बात करें, ऐसा नहीं है कि घर के अंदर कुछ बर्गर रखा हुआ है किचन में, बाहर खुशबू जा रही है, वो नहीं जा सकती, क्योंकि रीज़न क्या है? वहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं रही है। तो कुकिंग फूड की बात चल रही है जहाँ पे हम टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, जो अच्छी खुशबू के पार्टिकल्स हैं एयर के साथ मिल जाते हैं किचन में, रीच अस एंड इवन फादर अवे, बहुत दूर दूर तक पहुँच जाते हैं और हम विद इन ए सेकेंड्स उसकी खुशबू पहचान लेते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है बच्चों कि जो डिफ्यूजन्स की रेट होती है वो गैसेस के केसेस में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। Due to the high speed of the particle, the large space between the game gas show the property of the diffusing very fast into the another gases। तो ये डिफ्यूजन, ये जो हाई स्पीड होती है पार्टिकल्स की गैसेस के अंदर, तो गैसेस में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ज़्यादा होता है। समझ आया? चलो यहाँ पे बच्चों ये 3 पिक्चर्स के थ्रू बताया गया है कि किस तरीके से अरेंजमेंट होता है एक्चुअल में जो सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, 3 स्टेट है। तो सॉलिड के केस में कैसा अरेंजमेंट है? रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो है बच्चों, लेकिन थोड़ा कम स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर है, और इसको आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, रेगुलर एंड क्लोजली अरेंज्ड, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये लिक्विड्स के केस में हमने छोटा सा पार्टिकल्स यहाँ से लिया, इसको देखा किस तरीके से पार्टिकल्स इसके अंदर अटैच हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि रैंडम है, ठीक है, थोड़े अलग अलग है, एकदम रेगुलर तो बच्चों नहीं कहेंगे ना इसको, रेगुलर तो यहाँ पे थे, और किस तरीके से स्पार्सली अरेंज है, अलग अलग ही, कुछ इधर है, इस तरीके से स्पार्सली अरेंज है। अब हम आते हैं गैस के केस में। बैलून था, बैलून का एक पार्टिकल्स की हवा निकाली, हवा से देखा कहाँ कहाँ अरेंज है, तो बच्चों इसको क्या कहेंगे? ये भी रैंडम है, क्योंकि एक सिमिलर शेप नहीं है ना, तो रैंडम तो इस केस में भी होगा, लेकिन मोर स्पार्सली, जो लिक्विड्स है उससे ज़्यादा स्पार्सली अरेंज है, एक जगह से दूसरी जगह तक अरेंज है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं मूवमेंट की बात करूँ तो बच्चों मूवमेंट का कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो सॉलिड के केस में मूवमेंट कैसा होगा? बच्चों नेग्लिजिबल होगा, कहाँ मूव करने वाले हैं पार्टिकल्स, लेकिन लिक्विड्स के केस में कैसा होगा? ये यहाँ पर मूवमेंट आपका ज़्यादा होगा, जो हायर कंसंट्रेशन होती है, जैसे नमक यहाँ पे डाला इस जगह, यहाँ से इधर पहुँच गया, तो मूवमेंट कैसा होगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, जिसको हम डिफ्यूजन कह रहे हैं। गैसेस के केस में बच्चों बहुत ज़्यादा होता है, सारी डायरेक्शन में मूव कर देता है। आया समझ में? चलिए आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम। कुछ क्वेश्चंस हैं, करके बताएं, मुझे नहीं समझ आता हम बताते हैं। अच्छा चलिए स्टेट पढ़ते हैं, किस तरीके से एक मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। हमने 3 स्टेट पढ़ ली ना बच्चों, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को, इनकी स्टेट्स को चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ना बस सिर्फ पानी वाला केस लेने वाले हैं। पानी लेंगे, बर्फ़ लेंगे और स्टेम ले लेंगे, ठीक है, इन तीनों के जरिए समझेंगे। ये ले लिया हमने आइस। आइस आपको पता है आइस का टेम्परेचर क्या, सॉरी, आइस का टेम्परेचर होता है -5 डिग्री, अराउंड की बात कर रही हूँ, इससे भी कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको हीट किया, तो जैसे ये थर्मामीटर डाला तो थर्मामीटर हमें दिखा रहा है ये -5 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही हमने इसको हीट करना शुरू किया, ये यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, -4 -3, यहाँ पे पहुँच गया 0 डिग्री सेल्सियस। और हमें पता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, जब आइस मेल्ट करना शुरू होता है वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, और इस दौरान आपका आइस बदल जाता है पानी में, ठीक है। अब बिल्कुल एकदम से नहीं कि एकदम से 0 डिग्री सेल्सियस पूरा पानी बदल गया,
बच्चों बदलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आइस भी होता है, पानी भी होता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी होता है, पानी भी होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अब इस पानी को हम देंगे और भी ज़्यादा हीट। तो इस पिक्चर के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हमने दे दी बर्नर दिया, इस पानी को जो 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचा था, इसको हमने और भी हीट देनी शुरू की। तो यहाँ पर ये बनना आपका शुरू हो गया स्टेम में। अब कैसे बनेगा? जैसे ये मान लीजिए आपका ग्राफ है, यहाँ पे हमने लिया था आइस, ये आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है। ये आपका आइस था, इस वाले पॉइंट पर आइस यहाँ से बढ़ा यहाँ पहुँचा, ठीक है। यहाँ पर आपका आ गया 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो यहाँ पे जैसे 0 डिग्री सेल्सियस आया तो टेम्परेचर तो बढ़ता रहेगा बच्चों, सॉरी टेम्परेचर वही रहेगा, टाइम बढ़ता रहेगा, टाइम थोड़ी रुकता है, टाइम बढ़ जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सॉलिड था आपका, जो आइस था, ये कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। बस बच्चों हो रहा है, इस दौरान आपके पास आइस भी है, पानी भी है। कुछ वक्त के बाद टेम्परेचर फिर बढ़ता है जब लिक्विड बन जाता है। कैसे बढ़ता है? 10 डिग्री सेल्सियस, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यहाँ पहुँच जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। पहुँचा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे होने लगती है बच्चों बॉइलिंग पानी की, और ठीक है, ये होता है बॉइलिंग टेम्परेचर। और यहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर होने के बाद आपके पास पानी भी होता है, यानी कि वाटर भी होता है। और ये पानी कैसे कन्वर्ट होता है? स्टीम भी होती है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या होता है? टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है फिर से पहुंच जाता है ऊपर, बन जाती है स्टेम। तो यहाँ पे बच्चों हमने समझ में क्या आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि एक स्टेज पे हमें मिल रहे हैं 2 तरह के एलिमेंट, मतलब 2 तरह के कंपाउंड। वो क्या थे? जैसे हमने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको आइस भी मिल रहा है और वाटर भी मिल रहा है। तो जब टेम्परेचर बदल नहीं रहा था तो उस दौरान हो क्या रहा था? उस दौरान ये हो रहा था कि हम आइस को हीट कर रहे थे, और ये जो हीट थी ये पहुंच रही थी वाटर के मॉलिक्यूल में, ठीक है। जो वाटर के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर पहुंच रही थी। अगर इस दौरान मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है और वाटर है, तो यहाँ पे हीट किसके पास ज़्यादा होगी? बच्चों वाटर के पास ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वाटर ने कुछ हीट छुपा के रख रखी है, हिडन कर रखी है, और उस हिडन हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या? फ्यूज़न। फ्यूज़न क्या होता है बच्चों? जब कोई भी सॉलिड चीज़ किसी भी लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे क्या चीज़ कन्वर्ट हो रही है? यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है आइस, किस चीज़ में? पानी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जब आइस पानी में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो आइस के पार्टिकल्स हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस दौरान जो हीट पानी ने छुपा के रख रखी है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। अरे बच्चों छुपा के नहीं रख रखी है, एक्चुअल में वो जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप में हीट को ले रहे हैं ताकि वो कन्वर्ट होते रहें। तो ये समझ में आ गया आपको? ग्राफ भी समझ में आ गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का। अगर सेम प्रोसेस में आपसे पूछूं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर हमें दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, पानी भी होता है हमारे पास और स्टेम भी होती है, तो यहाँ पर हीट किसके पास ज़्यादा होती है? ऑफ कोर्स स्टेम के पास होती है। क्यों? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, स्टेम्स के मॉलिक्यूल्स हैं, वो हीट को ले रहे हैं स्टीम बनने के लिए। तो यहाँ पे उनके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि ये वेपर में कन्वर्ट होता है। अच्छा बच्चों 2 टर्म्स आपको पता है? चलो मैं बता ही देती हूँ आपको 2 टर्म्स भी। ये कहाँ से? वेपोराइजेशन तो आगे भी आएगा, चलो आगे बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो सॉलिड का जैसे ही सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स के, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाती है। बच्चों जैसे हमें हीटिंग मिलती है, हमें गर्मी मिलती है, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है ना, उसी तरीके से समझना है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से। ये तो मैंने आपको कितनी मरतबा बताया। एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन, और जो एनर्जी होती है जो इनको मिलती है, इससे क्या होता है? इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अब 2 चीज़ आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जब हम उनको हीट दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हीट हमने दी, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की कोशिश करता है, पार्टिकल्स दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। आई बात समझ में? तो पार्टिकल्स जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? पार्टिकल्स एक दूसरे से मूव करते हैं। ओके, नाउ द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम हो गया। एक ऐसी स्टेज पहुंचती है जहां पर सॉलिड जो होता है वो मेल्ट करना शुरू हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो मिनिमम टेम्परेचर है जहां पर कोई सा भी सॉलिड मेल्ट होता है टू बिकम ए लिक्विड, एक लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए वो मिनिमम टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर की कंडीशन में मेल्टिंग पॉइंट। अब जब हमने आइस के केस में देखा तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस ने कहा अब मैं बनूंगा पानी।
ठीक है। तो आइस जैसे ही पानी में बनने की कोशिश कर रहा था तो वो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया आइस का मेल्टिंग पॉइंट। अगर मैं आपसे आयरन की बात करूं, आयरन को हम हीट देंगे 1538 डिग्री सेल्सियस पे जाके आयरन पिघलना शुरू होता है बच्चों। तो कितना ज़्यादा फर्क है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझें, जिस पॉइंट पर, जिस मिनिमम टेम्परेचर, हालांकि उसके बाद भी हम हीट दे रहे हैं, आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, ठीक है, लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर की बात हो रही है दैट इज आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273 डिग्री सेल्सियस। इसको कैसे करेंगे, जो 273 डिग्री सेल्सियस होता है इसमें 0.15 इसमें से आप माइनस कर देंगे 273, ये आपका केल्विन है, 273 माइनस करेंगे तो 0.15 यानी कि अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो सॉलिड कब मेल्ट करता है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इसका टेम्परेचर रिमेन द सेम। वेयर डज द हीट गो, तो जो हीट थी वो कहाँ चली गई बच्चों, लेटेंट हीट की तो बात की ना मैं, वहीं पर चली गई। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ डेफिनेशंस आपको समझाई हैं कि वो अमाउंट हीट एनर्जी का जिसकी ज़रूरत होती है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। ये हमने क्यों किया बच्चों, हमने एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 किलोग्राम कोई सा भी सॉलिड है उसको हम जब लिक्विड्स में कन्वर्ट करेंगे सेम एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, तो जिस मिनिमम टेम्परेचर पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है उसको हम कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन क्यों, क्योंकि जब भी हम किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। आई बात समझ में। अगर वाटर के केस में देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, दूसरा प्रोसेस यहाँ पे ये है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। जिस टेम्परेचर पे एक लिक्विड बॉइलिंग करना स्टार्ट करता है सेम एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट, जब हमने वाटर का केस पढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट कितना था 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। और इसको हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी कहते हैं। तो जब सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में तो हीट देनी पड़ती है, लिक्विड से कन्वर्ट करते हैं गैसेस में तो हीट देनी पड़ती है, गैसेस से वापस कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में तो कूलिंग करनी पड़ती है, फिर से कूलिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर हीट देने से चेंजिंग द टेम्परेचर क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। तो आपसे कोई पूछने लगे कि टेम्परेचर करने से क्या होता है बच्चों, स्टेट चेंज हो जाती है मैटर की। मैटर की कितनी स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों की अलग अलग तरीके से हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। यहाँ पे कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जिनमें स्टेट चेंज एक से नहीं होती, वो एक स्टेट को मिस कर देती है, यानी कि स्किप कर देती है। जैसे कि सॉलिड से कहाँ जा रहे थे हम, लिक्विड में, लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड में नहीं जाते, डायरेक्ट गैस में चले जाते हैं। इस तरह के प्रोसेसर को हम कहते हैं सब्लिमेशन। कैम्फर के केस में कैम्फर को आप गर्म करिए यहाँ पे, तो इस तरीके से वो यहाँ पे चिपक जाएगा सॉलिड की फॉर्म में, उसका लिक्विड तो बना ही नहीं। आपके पास जो नैफ्थलीन बॉल होती हैं जो घरों में रखते हैं कपड़ों में कीड़े मारने के लिए, उनको आप रखेंगे हवा में रख, ऐसी बॉल्स होती हैं सॉलिड, जैसे आपने उसको हवा मतलब रख दिया कपड़ों के बीच में, कुछ वक्त के बाद आपको गायब मिल जाएंगी। क्यों, क्योंकि उनका सब्लिमेशन हो गया, गैसेज में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड तो उनका बना ही नहीं। तो जो सॉलिड्स लिक्विड्स वाली स्टेज को स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट गैसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और जो डायरेक्ट चेंज होता है गैसेस का सॉलिड में बिना किसी चेंज के लिक्विड में, उसको हम डिपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे दो स्टेट चीज़ें समझ में आई, क्या क्या, सब्लिमेशन, डिपोजिशन। डिपोजिशन कितना अच्छा है, क्या है, जब हमारे पास गैसेस होती हैं हमने उसको लिक्विड में तो करा नहीं, डायरेक्ट से सॉलिड में कर दिया, तो क्या हो गया, डिपोजिशन। ये जो ग्राफ बच्चों, सॉरी ये जो डायग्राम है इसमें आपको सब समझ में आएगा। यहाँ पे हो रहा है इंटर कन्वर्जन, 3 स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन है। ये है सॉलिड, जब सॉलिड से जाते हैं हम लिक्विड में, ये पहुंचे लिक्विड में, तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहे थे फ्यूजन, ठीक है। लिक्विड से जाते हैं गैसेस में, जब लिक्विड्स को हीट करते हैं गैसेस में, वेपोराइजेशन, वेपर बन जाते हैं। गैसेस से जाते हैं सॉलिड में। अब ये ध्यान रखना है बच्चों, गैसेस से सॉलिड में जा रहे हैं, कोई हम उसको कंप्रेस करके लिक्विड्स में नहीं बना रहे, तो डिपोजिशन, किसी की अभी बात की। जब लिक्विड को हम सॉलिड में बनाते हैं, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड को गैसेस में बिना लिक्विड वाली स्टेज में जाए, सब्लिमेशन। गैसेस को लिक्विड में, यहाँ पे कंडेंसेशन। तो ये सारा आपको समझ में आया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ये बच्चों एक पिक्चर भी दिखाई गई, यहाँ पे हमने प्रेशर अप्लाई करा, किस तरीके से हमने गैसेस को लिक्विड्स में कंप्रेस किया है, ठीक है। बहुत ईजी है, समझ आ जाएगा।
ओके, इवेपोरेशन मैं आपको समझाती हूँ। देखिए इवेपोरेशन क्या होता है, आपने देखा होगा कि समुद्र का पानी अक्सर उड़ के आसमान में चला जाता है, क्लाउड्स बन जाते हैं। ये सारे मैटर्स आपने पढ़े होंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इवेपोरेशन जो होता है ये आपका सरफेस फिनोमिना होता है। जब हम किसी पानी को बॉईल करते हैं तो पानी नीचे से गर्म होता है, ऊपर चले जाते हैं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पार्टिकल्स ऊपर मूव करने लगते हैं। ठीक है, ये ऊपर मूव करने लगेंगे। लेकिन बच्चों क्या होता है इवेपोरेशन में कि नीचे के पार्टिकल्स नहीं बल्कि सरफेस के पार्टिकल्स आपके हीट लेते हैं और उड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नीचे वाले पार्टिकल्स को इतना पता ही नहीं होता। तो ये सरफेस फिनोमिना है। जबकि जो आपका बल्क, ये आपका डिफ्यूज़न हुआ या फिर वेपोराइजेशन हुआ, ये आपके बल्क फिनोमिना होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा जो मैटर है ना वो हीट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या समझना है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर ऑलवेज मूविंग, हमेशा मूव कर रहे हैं, कभी रेस्ट में नहीं होते। ये प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली। एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी भी गैसेस का गिवन टेम्परेचर, लिक्विड्स गैसेस, पार्टिकल जो होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट्स के होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। लिक्विड्स के केस में छोटा सा स्मॉल फ्रैक्शंस होता है पार्टिकल्स का, उसकी सरफेस पे ज़्यादा एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज़ एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो फिनोमिना है जहाँ पे लिक्विड्स को हम वेपर में चेंज करते हैं बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता, उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। ये कैसी टेक्निकल टर्म है मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये है आपके पास फ्लास्क, इस फ्लास्क को आपने पानी लिया, जैसे ही आपने पानी को गर्म किया तो यहाँ पे पानी जो है जब तक 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचता है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, जब जाके उसके वेपर्स बनते हैं। पता है आपको, वेपोराइजेशन हो गया प्रोसेस, वेपोराइजेशन। लेकिन बच्चों ये जो आपका इवेपोरेशन वाला फिनोमिना है, यहाँ पे पानी आपने रखा, छोड़ दिया, ना ही आप हीट दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने घर में गिलास रख के छोड़ दिया, कुछ वक्त के बाद आप देखेंगे पानी का लेवल कम हो गया। जो ऊपर वाला पानी था आपका वो बिना बॉइलिंग टेम्परेचर पे जाए हुआ वो ऊपर की सरफेस का उड़ जाता है। तो ये जो बिना बॉइलिंग टेम्परेचर पे जाए जो पानी हवा में उड़ जाता है उसको हम कह रहे हैं इवेपोरेशन। बच्चों मैं बड़ी आम लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, अब प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इवेपोरेशन जो होता है हमारा वो अफेक्ट करता है। ये क्या क्या फैक्टर्स हैं, देखिए कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई हैं कि 5 ml पानी को आप टेस्ट ट्यूब में लेंगे, पंखे के अंदर रख दो उनको, या फिर चाइना डिश में रख के बाहर की तरफ विंडो में रख दो। तो कौन सा जल्दी से, आपको पता है बच्चों आसानी से कि अगर खुले में छोड़ देंगे, पंखा चला दोगे तो जल्दी से खुशक हो जाएगा पानी, एसी विंडो में रख दोगे तो आसान नहीं होगा। तो ये इवेपोरेशन के पूछने कि किस केसेस में, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ केसेस बताती हूँ कि जब हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तब इवेपोरेशन हमारा ज़्यादा होता है। अब ये कैसा होता है, आप जब कपड़े फैलाने जाते हो छत पे, या आपकी रॉप है, कपड़े अगर आपने ऐसे मिचोड़ के ऐसे डालती है तो कपड़े नहीं सूखेंगे जल्दी से, आपने पूरा स्प्रेड करके, मम्मा कहते हैं ना झटक के फैलाना, पूरा इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो क्या होता है, कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। तो क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, जल्दी होता है, फास्ट होता है, तो कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, यही तो इवेपोरेशन का कंसेप्ट है। बॉइलिंग पॉइंट तो जान ही रहे, ऐसा तो है नहीं आप कपड़ों को हीट दे रहे हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट ला रहे हैं पानी का जब जाके उड़ेगा। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट क्या हुआ कि सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है कि टेम्परेचर, अगर आपके पास कुछ पानी है और आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी उसका इवेपोरेशन, जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। तीसरा हमारे पास है ह्यूमिडिटी, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर वो वाटर मॉलिक्यूल्स का अमाउंट हम कम कर दें तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से पानी जल्दी 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 जहाँ पे भी होंगे ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे। तो क्या करना है, ह्यूमिडिटी को घटाना है। जाहिर सी बात है बच्चों, जब पानी मॉइस्चर को कम करेंगे तो जो इवेपोरेशन है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो क्या पता चल रहा है, हमें ह्यूमिडिटी को कम करना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है और उसके साथ साथ सरफेस एरिया को भी बढ़ाना है। एक इंपॉर्टेंट है कि अगर हवा चलती हुई हो, इंक्रीजिंग द विंड स्पीड, तब भी इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा हवा चलती है तो कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं, तो बस कपड़े सूखने से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इवेपोरेशन क्या कॉज करता है, कूलिंग कॉज करता है। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स है, जैसे कि ओपन वेसल के आप अंदर देखेंगे तो जो लिक्विड्स होता है वो इवेपोरेट कर रहा है, तो जो पार्टिकल्स है लिक्विड्स के वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से। ये है आपका पानी, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स इवेपोरेट कर रहे हैं इवेपोरेट। जो बाहर की एनर्जी है हवा की, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो यहाँ से जो एनर्जी यानी कि हीट की फॉर्म में निकल रही है ये वॉइड प्लेस हो जाएगा, तो जैसे ही एनर्जी जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगी कूलिंग। आया समझ में? तो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूलिंग। हम बच्चों गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हमें स्वेट आता है, पसीना आता है, उसके बाद जो कपड़ों से पे वो
लगता है तो उसके बाद क्या होता है, वो हमें कूलिंग वाली फीलिंग देता है, इसीलिए हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। अच्छा बच्चों, जो नेल पॉलिश होता है, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, जब उसको आप अपने हाथ पे लेते हैं तो आपको ठंडा ठंडा लगता है। क्यों लगता है? तो पार्टिकल्स उसके एनर्जी गेन कर लेते हैं आपके पाम से, ठीक है। एनर्जी गेन कर ली तो हाथ को आपको ठंडा फील कराने लगता है, ठीक है। सनी डेज में अगर आप जाएँ और अपने जो पानी है वो चारों तरफ पानी छिड़क दें रूफ पर, उससे भी क्या होता है, जो हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो हेल्प करती है कूल करने के लिए हीट सरफेस को। ये सारे प्रोसेस बच्चे बड़े इजी हैं, आपके रियल लाइफ से रिलेटेड हैं। कुछ भी एक भी प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है, पूछें, दोबारा से पूछें, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। कॉटन वाला कंसेप्ट भी मैंने आपको समझाया कैसे करना है। ओके, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड गैसेज ऑफ द वाटर लॉसेज एनर्जी, गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विच वी सी द। अच्छा, ये पूछा क्या गया था यहाँ पे, क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं, क्वेश्चन ये पूछा था कि जब ग्लास होता है, ठंडे ग्लास में हम पानी ले लेते हैं, मतलब ठंडा पानी ले लिया, तो बाहर की सरफेस पे पानी कैसे कैसे किस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जो वाटर वेपर एयर के अंदर प्रेजेंट होता है, ये तो हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था क्या ना, एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वही वाला फिनोमिना है। तो वो कांटेक्ट में आता है कोल्ड गैसेस के, कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में आता है वाटर के, अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है, और उसके बाद जब एनर्जी लॉस हो जाएगी तो आपको पता है कि जैसे ही उसकी एनर्जी लॉस होगी वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, कंडेंस होकर ग्लास पर चिपक जाता है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती है। ये सारा फिनोमिना था। तो हमने यहाँ पे क्या क्या सीख लिया कि मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स का बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब से कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? सॉलिड्स में, थोड़ा मीडियम होता है लिक्विड में, सबसे कम गैसेस में। स्पेस की अगर बात करें तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, वो मिनिमम कहाँ पर होती है? सॉलिड के केस में, क्योंकि सॉलिड को हीट करेंगे तो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा, लेकिन गैसेस में पार्टिकल एनर्जी की जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विड्स में बच्चों वही इंटरमीडिएट होती है। अरेंजमेंट देख लें तो मोस्ट ऑर्डर जो बिल्कुल एकदम रेगुलर होता है अरेंज, वो सॉलिड में देखा था हमने। लिक्विड्स में केस में कैसा था? स्लिप एंड स्लाइड ओवर, मतलब थोड़ा सा रैंडम था, ऊपर नीचे था। और गैसेस के केस में तो कोई ऑर्डर ही नहीं था, ठीक है, पार्टिकल्स एकदम रैंडमली मूव कर रहे थे। स्टेट्स ऑफ मैटर को देखें तो इंटरकन्वर्टिबल है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम आसानी से कन्वर्ट हो सकते हैं। जो स्टेट ऑफ मैटर होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रेशर का कंसेप्ट कहाँ पे पढ़ा था? जब हमने गैसेस को पिस्टन लगा के इस तरीके से कंप्रेस किया था, तो जो गैसेस थी हमारी वो लिक्विड में कंप्रेस हो गई थी, जैसे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सॉलिड को हम डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। डिपोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम गैसेस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, वहाँ पे भी लिक्विड स्टेट नहीं आती। तो ये दोनों फिनोमिना आपको याद रखने हैं। पर जो बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिना है, क्योंकि बॉइलिंग में क्या होता है, पूरा का पूरा पानी गर्म होता है, जो लिक्विड है पूरा गर्म होता है। जबकि इवेपोरेशन क्या है? ये सरफेस फिनोमिना है, क्योंकि जो सरफेस वाला पानी है वो उड़ जाता है, नीचे का रह जाता है, मतलब यहाँ पे नीचे के पार्टिकल्स मूव नहीं होते, ये सरफेस फिनोमिना याद रखना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन एनफ एनर्जी, ऊपर की तरफ से एनर्जी ले लेते हैं, फोर्स ऑफ ओवरकम कर देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उड़ के चले जाते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे, बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेयर पे, जो एटमॉस्फेयर का सरफेस एरिया, टेम्परेचर पे बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी कम करेंगे तो आपका इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। विंड की स्पीड बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। इवेपोरेशन कूलिंग को कॉज करता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है जब हीट एनर्जी को ज़रूरत होती है टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने की, कितने प्रेशर पर? उसके बॉइलिंग पॉइंट्स पर, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? फ्यूजन बताया था, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड्स में कन्वर्ट करना, कितनी देर में? उसके मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस में 1 किलोग्राम सॉलिड को। कुछ क्वांटिटीज़ हैं कि टेम्परेचर को केल्विन से मेजर करेंगे, ठीक है, लेंथ को मीटर में, मास किलोग्राम, वेट न्यूटन, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ एक्सरसाइज देख लें। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर सेल्सियस में, अभी तो मैंने आपको बताया था 293 केल्विन है, 293 केल्विन, इसको सेल्सियस में 273, इसको हम माइनस करेंगे 0, 9 2 में से 2 गया, सॉरी ये तो मैंने 2 कर दिया, तो ये आपका 20 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आपको क्या करना है, इसमें से -273 करना है। यहाँ पे केल्विन स्केल को आपको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है 25 डिग्री सेल्सियस, इसमें आप 273 ऐड कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा, सॉरी ये मैंने यहाँ पे लिखना है 225, तो 5 3 8 7 2 9 और 2 298, इस तरीके से 273 ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? नैफ्थलीन बॉस जो डिसअपियर होती हैं विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। ये भी आपको याद रखना है, हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था कराने का। व्हाट कैन वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम, क्या प्रोसेस होता है जब हमें परफ्यूम की स्मेल मिलती है? ये होता है आपका डिफ्यूज़न, बताया था ना आपको। इंसेंस स्टिक में भी यही होता है।
उसके अलावा पूछा है इन्होंने कि हमने क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, शुगर, सॉलिड है, शुगर में सबसे ज़्यादा होगा, फिर होता है वाटर में, और फिर होता है गैसेस में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है तो गैसेस में सबसे कम यानी कि ऑक्सीजन आ जाएगी। उसके बाद फिजिकल स्टेट वाटर की, बच्चों वाटर की फिजिकल स्टेट कौन सी होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी होता है, वाटर होता है यानी कि लिक्विड आप लिख लीजिए, और 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड होता है, और 100 पे स्टीम में आ जाता है। अच्छा 100 पे बच्चों दोनों होती हैं, स्टीम भी पढ़ी थी ना हमने, और लेटेंट हीट की बात भी की थी, तो थोड़ा डिटेल में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगी, ये इसका आंसर है, स्टीम भी होता है, लिक्विड भी होता है, ठीक है। अच्छा गिव 2 रीज़न बता दो कि वाटर टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होता है। अरे 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 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि 2 रीज़न बता दो कि वाटर जो है वो लिक्विड क्यों होता है रूम टेम्परेचर पे। तो बच्चों हमें तो पता ही है कि जो हमारा वाटर है, ठीक है, अब उसका हमारा जो रूम टेम्परेचर वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बन जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस होता है। इस दौरान इन बिटवीन क्या होता है, वो लिक्विड होता है। तो वही हमें बताना है कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। जो आयरन की अलमीरा है वो सॉलिड क्यों होती है रूम टेम्परेचर पे, उसका रीज़न ये है कि जो आयरन है वो आयरन को अगर आप हीट करोगे तो 1538 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है उसको मेल्ट कराने के लिए, और हमारा रूम टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इस वजह से वो आपका सॉलिड होता है। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपको करने हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, थैंक यू सो मच।